नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार सुना रहा हूँ। अब तक मैं आपको इसके 3 हिस्से सुना चुका हूँ। आज इसकी चौथी किस्त, गद्दार की चौथी किस्त सुनिए। यहाँ पर यह ज़रूरी है कि मैं आपको अपनी मुश्किल समझा दूँ। स्टेशन दरबार साहब करतारपुर से 1.5 मील इधर हमारा गांव था। कोटी सोद का 2.5 मील उधर कंजरोड़ का कस्बा था। बीच में रेलवे लाइन थी जो नारवाल को जाती थी। मैं चूँकि नारवाल से आया था, वापस उधर न जाना चाहता था। बचाव का रास्ता एक ही था कि किसी तरह गुरुद्वारा करतार साहब पहुंच जाऊं और वहां से बढ़तिए होकर दरियाए रावी के किनारे पहुंच जाऊं, उस मकाम पर जिसके पार डेरा नानक का कस्बा था और बीच में रावी का पुल था जो पाकिस्तान की सरहद को हिंदुस्तान की सरहद से जुदा करता था। जिस तरह मैं सोच रहा था, ऐन उसी वक्त कंजरोड़ से और कंजरोड़ के देहात से आने वाले हिंदुओं के काफिले भी उसी तरह सोच रहे थे। वो भी स्टेशन दरबार साहब करतारपुर को क्रॉस करके एक सड़क पर चल पड़े थे जो डेरा बाबा नानक के पुल को जाती है। ये काफिला कोई 30-40 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल होगा। मैं अकेला था और यूं भी एक डरपोक बुज़दिल इंसान हूं। जिंदगी भर किसी से मारपीट नहीं की, कभी ज़्यादा झगड़ा नहीं किया, कोई ख़ास दुख भी नहीं उठाए। जिंदगी अब तक बड़े ऐशो आराम में गुजरी थी, इसलिए किसी से शदीद नफरत करने का मौका भी आज तक नहीं मिला था। जदीद तालीम ने तो इतना तो कर दिया था कि मेरे दिल से ऊंच नीच, ज़ात पात, मजहब, रंग और नस्ल के इख्तलाफात मिटा दिए थे। ये बातें मुझे बस कुछ अच्छी नहीं लगती थी। इनसे बासी दही की सी खटास की बू आती थी और जी चाहता था कि जहाँ कहीं भी ये चीज़ें मिलें उन्हें जल्दी से उठा के किसी गंदी सी मोरी में बहा दिया जाए। मेरे दोस्तों में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, अंग्रेज, सभी तरह के लोग थे। जैसे किसी खाते पीते बिजनेसमैन के हो जाते हैं, मगर मेरा सुलूक उन सबसे अच्छा और उनका सुलूक मुझसे भी अच्छा था। इसलिए ज़्यादा गहरा मैं कभी उनके दिल में ना उतरा था। और अगर ये कहूँ कि आज तक मैं खुद कभी अपने दिल में ज़्यादा गहरा ना उतरा था, तो वो भी गलत ना होगा। शायद हालात ने, आसूदगी ने, मेरे बेपरवाह लाउबाली मिजाज ने कभी इसकी मुझे फुर्सत ही नहीं दी थी। और फुर्सत तो अभी मुझे नहीं थी। इस वक्त मैं अकेला था और जंगल में एक निहत्थे जानवर की तरह अपनी जान बचाने की तरकीबें सोच रहा था और अपने आप को बेहद अनाड़ी पा रहा था। जंगल से नाता तो कई हज़ार बरस पहले छूट चुका था और अपने तहजीब की पतली झिल्ली को मैंने कभी कुरेद करना देखा था। आज ये झिल्ली इत्तेफाक से, हादसात से, तारीख के वार से फट गई थी और अंदर से जंगल निकल आया था और मैं उसे देखकर सरासीमा हो गया था। मैं इंसानी आबादियों में पला हुआ, इंसानी तहजीब को मुस्तकिल और दायम समझने वाला इंसान आज ये समझने से कासिर था कि इस जंगल में कैसे रहूं जिसमें मुझे जाने कितने दिन या कितने महीने रहना पड़े। कमात के खेत दुश्मन की कमी कहाँ नजर आते थे।
हर टीले की ओट में, हर नशेब की पस्ती में मुझे मौत नजर आती थी। रेलवे स्टेशन में भेड़िए ताक में थे और ये रेल की पटरी जो यहाँ से नारवाल जाती है और नारवाल से लाहौर जाती है, जो मेरे जहन में हमेशा से 20वीं सदी की तहजीब और हिफाजत की अलामत रही है, आज मौत का बोझ ढो रही है। और जब मैं पहिए पहिए चलता हुआ रास्ता भूल गया और कमादों में से गुजर कर गुरुद्वारा करतार साहब की तरफ जाने के बजाय स्टेशन दरबार साहब करतारपुर की जानिब आ निकला, तो मैंने कमादों की ओट में से छुपकर देखा। टीलों के पीछे, बेरियों के झुंड में, कमाद के खेतों में मेरे सामने बहुत से मुसलमान फसादी मुंह पर ढाटे बांधे हुए, हाथ में बल्लम, छुरियां, गंडासे और बंदूकें लिए खड़े हैं। और कमादे के उस पार रेलवे लाइन की दूसरी तरफ सड़क पर से कंजरोड़ की जानिब से आने वाले हिंदुओं के काफिले को देख रहे हैं। वो मुझे ना देख सकते थे क्योंकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी और मैं उनके पीछे कमादों के खेत में दुबका हुआ था, लेकिन मैं उन्हें साफ देख सकता था और वो पीठ से पीठ जोड़ने, आज माफ की जगह, वो पीठ से पीठ जोड़े, बल्लम ताने, शिकारियों की तरह यूं चौकस और होशियार खड़े थे कि उन्हें देखकर यकायक मुझे एहसास हुआ जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, खरगोश हूँ, गीदड़ हूँ, लोमड़ी हूँ। चारों तरफ एक तारीख घना जंगल है और सब्ज पत्तों में छुपी हुई बेरहम लाल लाल आंखें और लांबे लांबे तेज तेज छुरी की धार वाले नाखून मेरे गोश्त में गड़ जाने के लिए तैयार हैं। पहली बार मुझे जिंदगी में एक अजीब सा एहसास हुआ और मैं कुछ सोचने लगा, और हालांकि बहुत सामने खड़ी थी मगर मैं कुछ सोचने लगा। कभी कभी दिमाग 2-2, 3-3 मुतवाज़ी सतहों पर काम करता है। मैं खेत में दुबका पड़ा हूँ, मेरे सामने के कमाद के खेत में और बेरियों के झुंड में और रेलवे लाइन के उधर की झाड़ियों में हमलावर घात लगाए तैयार हैं और पार सड़क पर काफिला गुजर रहे। बुढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, हिंदू, सिख, खत्री, बाहमन, चमार, चौड़े, राजपूत, तेली, जमींदार, महाजन, सब गुजर रहे हैं। कभी ये सब लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से बेईमानी करते थे, एक दूसरे का इस्तकबाल करते थे, एक दूसरे का गला काटते थे, मगर आज सब लोग सर झुकाए इकट्ठे भागे जा रहे थे। अब मुझे याद आया कि जो जंगल में कोई बहुत बड़ी आफत आती, माफ़ कीजिएगा, मुझे याद आया कि जब जंगल में कोई बहुत बड़ी आफत आती है, सैलाब या तूफान या आग, तो उस वक्त सारे जानवर इकट्ठे होकर भागते हैं। हरन और शेर और भालू और हाथी और चीते और नीलगाय और सांप और गीदड़ और खरगोश। इस मुसीबत के लम्हे में कोई किसी पर हमला नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता। सब एक मुश्तरका खतरे से बचने के लिए एक मुश्तरका मुसीबत के सामने इकट्ठे होकर चले जाते हैं, चले जाते हैं जंगल के जानवरों की तरह। सड़क मुझे उस वक्त बिल्कुल जंगल की एक पगडंडी सी मालूम हो रही थी, जिस पर हजारों जानवर के गोल हरासा और सारासीमा तेज तेज कदमों से जान बचाने के लिए दौड़े चले जा रहे थे। अब 3/4 फासला रह गया था। जब 3/4 फासला रह गया तो कमादों में दुबके मुसलमान फसादियों के एक सरगने ने एक इशारा सा किया, और वो इशारा पाते ही तकबीर के बुलंद बांग नारों के साथ छुरियां, बल्लम, गंदासे और तलवारें और लाठियां बरसाते हुए वो लोग काफिले पर हमलावर हो गए। काफिले में एक भगदड़ सी मच गई, जिसके जिधर सींग समाए उधर अपनी जान ले भागा।
माफ कीजिएगा, काफिले में एक भगदड़ सी मच गई, जिसके जिधर सिंह समाये उधर अपनी जान लेके भागा। मदाफत का यहाँ किसी को होश था? मदाफत की सारी उम्मीदें उनके दिल से निकल चुकी थीं। अब तो वो एक इत्तेफाक पर तकिया लगाए एक उम्मीद पर जीते हुए चल रहे थे कि किसी तरह रावी के पुल तक पहुंच जाएं, वरना इखलाकी तौर पर उनमें से हर शख्स मरा हुआ था। इसलिए सैकड़ों आदमी आध घंटे में गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिए गए और फिर हमला आवरों का हुजूम अपना काम करके किसी दूसरी सिमत को चल दिया। मैंने सोचा काफिले के साथ शामिल होकर चलना और भी हिमाकत होगी। अगर जान बची तो अकेले ही में किसी तरह बच जाएगी, वरना मौत तो यकीनी है। ये सोचकर मैंने किसी काफिले में शामिल होने का ख्याल तर्क कर दिया और शाम के झुटपुटे तक वहीं कमादों में दुबका बैठा रहा। शाम तक मुझे शदीद प्यास महसूस होने लगी, हलक में कांटे चुभने लगे। अब किसी तरह का लुआब हलक से नीचे नहीं उतरता था और तालू से चिपक कर खुश्क हो जाता था। फिर वो वक्त भी आया जब हलक में किसी तरह का लुआब ना रहा और मैंने घबरा कर स्टेशन दरबार साहब करतारपुर जाने की ठान ली। वहां तो पानी जरूर मिल जाएगा, एक दफा पानी पी लूं, बाद में भला से कोई चाहे जान से मार डाले। ये सोचकर मैं कमादों से निकला और रेल की पटरी के किनारे के नशेबों से छुपता छुपाता स्टेशन दरबार साहब करतारपुर पहुंच गया। आज स्टेशन पर अंधेरा था, दरवाजे पर टिकट का बाबू न था, प्लेटफॉर्म पर बत्तियां जली न थीं। स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर मरा पड़ा था। बाहर प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ हिंदुओं और सिखों की लाशें अजीब बेतरतीबी की हालत में पड़ी हुई थी। मैं उन सब मनाजर को एक उचटती हुई निगाह से देखता हुआ सीधा हिंदू पानी की तरफ गया और पेट भरकर पानी पिया। लेकिन इस दौरान में मैं बिल्कुल चोरों की तरह स्टेशन में दाखिल हुआ था। जरा भी कहीं मैंने आहट न की थी। अब जो मैं पानी पी चुका तो मैंने चारों तरफ एक गहरी निगाह दौड़ाई। कहीं पर कोई इंसान न था, चारों तरफ चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। फिर यकायक प्लेटफॉर्म के गरबी सिरे पर मुझे एक धुंधला मुतहरिक साया नजर आया और मैं उसे देखकर हिंदू पानी के बड़े मटके के पीछे छुप गया। हिंदू पानी के मटके के आगे मुसलमान पानी के बड़े मटके के पीछे हिंदू पानी के बड़े मटके के पीछे छुप गया। हिंदू पानी के मटके के आगे मुस्लिम पानी के स्याह मटके थे। चंद गज के फासले पर उससे आगे स्टेशन के छते हुए बरामदे में पीतल का घंटा लगा था। उसके आगे वो तारीख सा कुछ उसके आगे वो तारीख साया कुछ टटोलता हुआ लाशों पर झुका हुआ नजर आ रहा था। थोड़े अरसे के बाद वो साया ऊपर उठा। अब मैंने उसको देखा। एक बुढ़ा सफ़ेद रीश कमज़ोर मुनहनी सा आदमी है और उसके हाथ में स्टेशन के सुर्ख असफ बत्तियों वाली लालटेन है और वो लाशों में से गुजरता हुआ कुछ ढूंढ रहा है। मैंने सोचा बेचारा बुढ़ा, शायद उसका जवान बेटा मारा गया है या कोई और रिश्तेदार, और यह लालटेन लिए उसको ढूंढ रहा है और लाशों को उलट पुलट कर उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा है। जब वो मेरे बहुत करीब आ गया तो मैंने देखा कि वो चेहरे नहीं पहचान रहे, लाशों की जेबें टटोल रहे और उसमें नकदी, रुपए, नोट, ऐसी ही कीमती चीजें निकाल कर एक थैले में डालता जा रहा है। जाने मेरे जी में क्या आया। मैं अपनी जगह से धीरे से उठा और पीछे से जाके उसका हाथ पकड़ लिया।
जब वो एक लाश पर झुका हुआ था। जब मैंने डपट कर उससे पूछा तुम कौन हो, तो बुड्ढे की घिग्गी बन गई। उसकी आंखों के सफेद सफेद ढेले बाहर को निकल आए। उसके होंठ कांपने लगे। डरते डरते उसके मुंह से निकला, मैं मुसलमान हूं। मुसलमान हो तो अभी तुम्हारी जान लेता हूं। यह कहकर मैंने उसकी गर्दन दबाई। बुड्ढे के मुंह से कफ निकलकर उसकी दाढ़ी पर उड़ने लगा। थैला छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं बुलाकी शाह हूं, कंजरोड़ वाला बुलाकी शाह। तुमने मेरा नाम सुना होगा। हमारे इलाके में कंजरोड़ के बुलाकी शाह का नाम किसने नहीं सुना होगा। वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा महाजन था। कोई किसान ऐसा ना था जो उसका मकरूज ना हो। कोई ऐसा घर हमारे इलाके में ना होगा जिसका जेवर उसके घर गिरवी ना हो। बुलाकी शाह, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे तो सब मारे गए और जो कुछ मेरा था वो सब लूट लिया गया। वो तेरा था ही कहां बुलाकी शाह। उसने मेरी बात का जवाब ना देकर कहा, सिर्फ एक लड़की बची थी, वो आगे काफले में निकल गई। अब जाके उसे ढूंढूंगा तो मिलेगी, मगर इस वक्त यहां तो क्या ढूंढ रहे? हे। बुढ़ा मुस्कुराया। मुझे एक हिंदू को देखकर उसे इत्मीनान हो गया था। बोला, बेटा मेरी एक ही बेटी है, अब और मेरे पास कुछ नहीं है। अगर बच भी गया तो जवान बेटी की शादी कैसे करूंगा? यही सोचकर मैं चुप हो गया। और उसने जमीन पर औंधे पड़े थैले की तरफ इशारा किया। मैंने थैला उठाकर देखा। उसमें 2 के नोट थे, 10 के नोट थे और 5 के नोट थे। कुछ 100 के नोट भी थे और रुपए थे और 3-4 घड़ियां थी और सोने की 6-7 अंगूठियां थी। बुढ़ा बोला, सोचा ये लोग तो मर ही चुके, ये रुपए इन लोगों के किस काम के? मुसलमान आएंगे और हमारी दौलत ले जाएंगे। तुम्हारी दौलत? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लेना चलूं। ये रुपए मेरी बेटी के जहेज के काम आएंगे। अच्छा, तो तू इन लाशों में अपनी बेटी का जहेज ढूंढता है? मैंने बड़ी हकारत और नफरत से पूछा, क्योंकि मुझे उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं था। हाँ बाबू, वो गिड़गिड़ा कर बोला। और तो यहाँ खाए और तू यहाँ क्या ढूंढता था? माफी दे, और तू यहाँ क्या ढूंढता था? उसने मुझसे पूछा। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा, चुपचाप उसे देखता रहा। मैं वतन ढूंढता था जिसे तेरे लालच ने खो दिया। मैंने बड़ी उदासी से कहा और बुलाकी शाह की गर्दन से हाथ हटा लिया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी इंसान की गर्दन नहीं, किसी सांप की केचली पर हाथ रखे हुए हूं। मैंने उसे जोर से धक्का देकर लाशों पर गिरा दिया और खुद स्टेशन से बाहर निकल गया। स्टेशन से बहुत दूर जाने के बाद मैंने फिर पलट कर देखा तो मुझे वही तारीख साया नजर आया जो लाल बत्ती थामे लाशों में घूम रहा था, बुलाकी शाह। तो ये था गद्दार का चौथा हिस्सा। कल फिर आऊंगा, कोशिश करूंगा 5वां हिस्सा सुनाने की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।